हेलो बैंकर्स। आई होप कि आप लोगों का तैयारी अच्छी चल रही होगी और सिर्फ एक हफ्ता बचा है आपका मेंस एग्जाम के लिए। एसबीआई क्लर्क का मेंस होगा जनवरी 15 को। तो सिर्फ आपके पास एक हफ्ता है आपका तैयारी के लिए, ठीक है। तो आप लोगों का तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग कॉन्टिन्यूसली मॉक देते होंगे। और आप जो मॉक देते हैं इसको कैसे आप एनालिसिस करें इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत सारा लोग यही कन्फ्यूज में होते हैं कि मॉक देने के बाद हम कैसे एनालिसिस करें, कौन सा क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करें, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दें। इसके बारे में बहुत सारा लोगों का क्वेरी रहता है, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड, अगर हम बात करेंगे कि मॉक का बात करें तो जो मार्क आपका कटता है ना, टू टाइप्स का क्वेश्चन से आपका कटता है। एक कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो और वो रॉन्ग हो गया है, उसी से मार्क कटता है। और प्लस आपका ये पेनाल्टी भी है, ठीक है, जो माइनस मार्किंग बोलते हैं। उसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन से मार्क करता है जो हम स्किप कर लेते हैं, वो भी मार्क करता है। हालांकि वहाँ आपका पेनाल्टी नहीं लगता, माइनस मार्किंग नहीं होता, लेकिन मार्क तो कमता है, आपका स्कोर कम आ देता है ये क्वेश्चन जब स्किप करते हैं हम। तो आप जो मॉक का एनालिसिस करते हो तो इन दोनों क्वेश्चन को ज़्यादा प्रीफरेंस देना, ठीक है। ये जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा आज, ये मेरा स्ट्रैटेजी रहा है, मैं वैसे फॉलो करता था रेगुलरली। मॉक जब एनालिसिस करता था मैं यही स्ट्रैटेजी अपनाता था। तो पहले अगर बात करेंगे तो कौन सा क्वेश्चन को हम प्रीफरेंस देंगे, तो पहले जब आप मॉक एनालिसिस करते हो, आप मॉक देने के बाद आपका टोटल समरी आ जाता है कि आपका कैसा रहा परफॉर्मेंस, आपका एक्यूरेसी क्या था, आपका परसेंटाइल क्या था, आपका अटेम्प्ट रॉन्ग राइट सब चला आता है। उसके बाद आप क्या करते हो, उसका एनालिसिस करते हो, एनालिसिस सेक्शन में जाते हो, देखते हो तो कौन सा क्वेश्चन को पहले आप देखोगे, कौन सा क्वेश्चन को पहले एनालाइज करोगे। तो अगर इसके बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसी क्वेश्चन को देखना जिस क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है। जो जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया है, आप अटेम्प्ट किए हो और रॉन्ग हो गया है, इसका मतलब यह है कि आप उसको, आपको लगता था कि यह क्वेश्चन मेरे से होगा, यानी कि मुझे कुछ हद तक आता है, फिर भी रंग हो गया है, ये हुआ ना। अगर आप अटेम्प्ट किए हो फिर भी रंग हो गया है, मतलब आपको आता था, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बेसिक का क्लियरेंस ना होने के वजह से, आपका फंडा क्लियर ना होने के वजह से ये रंग हो गया है। इसका मतलब ये हुआ ना, सीधा सा मतलब। तो उसको पहले देखना, क्योंकि वहीं से आपको जो 50% फंडा होगा ना, वो 100% में कन्वर्ट हो जाएगा क्लियरेंस। आपका फंडा जो बेसिक क्लियरेंस 50% होगा, जो डाउट होता होगा वो 100% हो जाएगा। उसी से पता चलेगा कि उस क्वेश्चन में मैं क्या सोचता था और असली में है क्या, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है और मैं सोचता क्या था, वो पता चल जाएगा, ठीक है। और उस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आप उसी तरीके से सोचने लगोगे। तो ये हो गया पहला जो आप एनालिसिस करोगे, यानी कि आप जो अटेम्प्ट किए हो और रॉन्ग हो गया है उसको पहले एनालिसिस करना, ठीक है। देन आप जो स्किप किए हो वो अटेम्प्ट करना। स्किप यानी कि उसका सीधा सा मतलब है आपको आता नहीं था वो क्वेश्चन, इसलिए आप स्किप कर दिए हो, यही तो है ना। तो उसको देखना कि इसका आंसर क्या होगा, उसका बेसिक क्लियर हो जाना, और आपका उसके बाद वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट टाइम से उसी टाइप का क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करने लगोगे। तो ये टू टाइप का क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट एनालाइज करना, यानी कि जो रॉन्ग हो गया है और जो आपका स्किप कर दिया हो। यानी कि यहीं से आपका जो रॉन्ग हो गया है उस क्वेश्चन को एनालिसिस करने से बाद आपको पता चलेगा जो 50% डाउट था, आप किस तरीके से सोचते थे और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये क्लियर हो जाएगा। और जो स्किप कर दिए हो वो देखने के बाद आपका बेसिक, उस क्वेश्चन का बेसिक क्या है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो ये दोनों सॉल्व हो जाएगा आप एनालिसिस करने के बाद। नेक्स्ट टाइप जब उस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आपका सही होगा। उसके बाद और एक चीज मत भूलना एनालाइज करने के लिए, जो क्वेश्चन आप, यानी कि आपको लगता था कि ये सही है, 60 to 70% मुझे लगता था कि ये सही है और आप अटेम्प्ट कर दिए हो, उसके अलावा उसके बावजूद भी वो सही हो गया है, ठीक है, वो है ना। आपको लगता था वो सही होगा लेकिन आप 100% नहीं थे, आपको लगता था 70% मुझे आता था इसका आंसर ये होगा, लेकिन आप डाउट में उसको अटेम्प्ट किए हो, तुक्का लगाए हो, एक तरीके से हम कह सकते हैं तुक्का लगाए हो, 30% का तुक्का लगाए हो, फिर भी वो सही हो गया है, उसको भी छोड़ना मत। क्योंकि उसके बाद बहुत सारा लोग कैंडिडेट के दिमाग में यही आता है कि
आता था कि मैं ये मुझे लगता था ये हो जाएगा और सही भी हो गया है, तो हम उसको देखना क्यों है। नहीं, वो गलती मत करना। अगर वो सही भी हुआ है, क्योंकि आपको 100% सही नहीं थे ना, आपका लिए 100% आप कन्फर्म नहीं थे कि इसका आंसर ये होगा। आप कुछ ना कुछ मतलब 30% हो या 50% तुक्का तो लगाए हो ना। तो इसलिए उसको देखना, ताकि मैं इसमें कहाँ गलत था, ठीक है, मैं कैसा सोचता था, क्यों इसलिए मुझे लगता था कि ये आंसर थोड़ा सा मुझे डाउट में आ रहा था, ये आंसर होगा कि नहीं। उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपका गलती कहाँ हुआ है। ये 3 टाइप का क्वेश्चन को आप एनालिसिस करना, और जहां आप 100% श्योर हो उसको तो एनालिसिस नहीं करना, उसमें टाइम वेस्ट मत मत कीजिएगा। और अभी जो आप मॉक लगाते हो पर डे के हिसाब से, आप 3 से 4 मॉक लगाइएगा, ठीक है, मेंस का। हाँ, अभी टाइम नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि तो भाई 3 से 4 मॉक लगाएंगे उसके बाद एनालिसिस करेंगे, तो आपको इतना एफर्ट तो देना पड़ेगा बस, ठीक है। क्योंकि अभी जिस हद तक कंपटीशन गया है ना, आपको थोड़ा सा तो टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप मॉक लगाते हो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब उसमें आ जाता है उसमें, तो उसके बाद सब एनालिसिस करते हो। देन जो उसके अलावा, मॉक के अलावा, आप इस एक हफ्ते में सिर्फ जीए को फोकस करो, जनरल अवेयरनेस को, ठीक है। मैं यही रेकमेंड करूँगा, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को और ज़्यादा टाइम मत दो। वो मॉक में जितना लगा रहे हो उसको सिर्फ एनालिसिस करो, उसी के बेसिस पर आपको बेसिक क्लियर करो, उस मॉक के बेसिस पे आपका फंडा क्लियर करो, फंडामेंटल। और उससे ज़्यादा कुछ फंडामेंटल में जाना नहीं है आपको अभी अभी के लिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। जितना आपका मॉक जितना दोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका सिलेक्शन गारंटी होगा। और उसके साथ साथ जीए भी एनालिसिस करोगे, जीए भी मॉक में आएगा। देन बाकी जो टाइम बचा मॉक के बाद, ये टाइम को आप जनरल अवेयरनेस में डिवोट कीजिएगा। उसी टाइम को मैथ, रीजनिंग का बेसिक क्लियर करने के लिए बिल्कुल मत यूज कीजिए, क्योंकि अभी जैसा हाल है, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, हम देखें तो मैथ, रीजनिंग में इतना लेवल हार्ड हो गया है कि टॉप कैंडिडेट्स और बिलो कैंडिडेट्स भी वही एक रेंज के अंदर ही क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, और मार्क भी आता है उसी रेंज के अंदर ही, ठीक है। सिर्फ 4-5 मार्क का डिफरेंस रहेगा टॉप कैंडिडेट और बॉटम कैंडिडेट के बीच, क्योंकि इतना हार्ड पूछता है आजकल मैथ, रीजनिंग में, ठीक है। लग गया तो लग गया। और जो सिलेक्शन दिल आपको देता है वो है जनरल अवेयरनेस। इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए, इसमें कोई दिमाग नहीं चाहिए। आप जितना पढ़ सकोगे, जितना कवर अप कर पाओगे, जितने महीने तक तो आप ज़्यादा कवर अप, जितना सोर्सेस आप गैदर करके पढ़ पाओगे, उतना आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, उतना आपका जनरल अवेयरनेस में कमांड होगा, ठीक है। तो इसीलिए मॉक के अलावा आप सारे टाइम जनरल अवेयरनेस को दीजिएगा। और बहुत सारा लोगों ने पूछते हैं कि जनरल अवेयरनेस हम कितने महीने तक कवर अप करें। इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो आजकल देखिए, पहले से क्या होता था, 6 महीने तक पूछता था, आईबीपीएस हो या एसबीए हो, 6 महीने तक पूछता था आपका जनरल अवेयरनेस। आजकल कंपटीशन भी हो गया है, वैकेंसी कम है, तो इसलिए क्या कर रहा है, जनरल अवेयरनेस भी 1 साल तक पूछ रहा है, ठीक है। तो टू बी ए सेफ साइड, टू बी ए सेफर साइड, यू हैव टू कवर अप टू 1 ईयर्स, ठीक है। आप 8 to 12 मंथ तक कवर अप कीजिएगा जनरल अवेयरनेस को, ठीक है। हम सब मान सकते हैं, नहीं ज़्यादा तक आप 8 महीने तक तो आ जाएगा, ठीक है। वो आपको आना ही आना है 8 महीने तक, ठीक है। ये अगर था एक छोटा सा वीडियो जिसके ऊपर हम थोड़ा सा मॉक के एनालिसिस के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में बात किए। आई होप कि आप लोगों को ये कुछ हद तक काम आएगा अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है। ये अगर हम बोलेंगे तो मेरा स्ट्रैटेजी रहा है, मैं इस तरीके से फॉलो करता था, ठीक है। अगर आप कीजिएगा तो सही है, अगर नहीं कीजिएगा तो अगर आपका कोई अलग सा स्ट्रैटेजी है तो उससे आप अपना सकते हैं। मैं यही नहीं बोलता कि इसी तरीके से आपको एनालिसिस करना है। मुझे नहीं पता कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ये मैं जो बोलता हूँ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से बोलता हूँ, ठीक है। ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है।
अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग आप उसके फिर यूज कीजिएगा। तब तक बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।